नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आईएनडी इम्पैक्ट में आपका स्वागत है। खंडवा से कौन? दुनिया भी बड़ी गजब है, कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं होता है। और ऐसा ही कुछ खंडवा लोकसभा के साथ हो गया। नंद कुमार चौहान लगातार वहां से चुनाव जीतते रहे, सांसद थे, सांसद रहते रहते कोरोना ने उनको निगल लिया। लेकिन कहते हैं कोई काम रुकता नहीं है, किसी के जाने से किसी के आने से। काम तो दुनिया है, चलती रहती है, अनवरत चलती रहती है। लोग दिमाग में गलतफहमी पाल लेते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि जीवन तो है, जीवन चलने का नाम है, वो चलता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। आज मैं हूं, कल कोई और होगा, आज वो है, उनकी जगह कोई और होगा, और यही जीवन है। खंडवा लोकसभा में भी इन दिनों यही चर्चा है। नंद कुमार चौहान रहे नहीं, बहुत ही अच्छे नेता थे, बड़े नेता थे, लगातार जनता के लोकप्रिय नेता रहे, लेकिन नहीं रहे। अब नहीं रहे तो अब चर्चा चल पड़ी है कि आखिर खंडवा बुरहानपुर लोकसभा सीट से कौन। नाम कई तरह के चर्चा में है। सबसे ज्यादा चर्चा तो नंद कुमार चौहान के बेटे की भी है। क्या वो चुनाव मैदान में होंगे, क्योंकि क्या पार्टी उन पर दांव लगा सकती है? लेकिन नंद कुमार चौहान और अर्चना चिटनिस दोनों के चर्चे खूब रहे। चर्चे इस बात को लेकर कि कई बार उनके विवाद सामने आए हैं, कई बार इस लोकसभा और विधानसभा में चर्चा भी सामने आई है कि आखिर कौन किसको निपटा रहा है, कौन किसको सुलझा रहा है। तमाम तरह की बातें चलती रही है इन विधानसभा में। लेकिन कई बार ऐसे मौके आए जब एक मंच पर दोनों नेता नजर भी आए। अब क्या अर्चना चिटनिस भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैदान में हो सकती है, या नंद कुमार चौहान के बेटे मैदान में हो सकते हैं, या फिर कृष्ण मुरारी मोघे जो राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं, इंदौर के महापौर रहे हैं, क्या वो मैदान में हो सकते हैं? किस पर दांव लगाएगी भारतीय जनता पार्टी? लेकिन कांग्रेस से अरुण यादव होंगे, ये भी लगभग तय है, क्योंकि अरुण यादव पहले भी वहां से चुनाव जीते हैं और नंद कुमार चौहान और दोनों के बीच में हमेशा सामना भी हुआ है। पिछली दफा भी वो हार गए। कई बार प्रयास किया अरुण यादव ने जीतने का, लेकिन नहीं जीत पाए। बाद में एक बार जीते भी वहां से और फिर मंत्री भी बने थे। मंत्री बनने के बाद फिर स्थितियां क्या हुई वो भी हमें सबको पता है। पर क्या नंद कुमार चौहान की जगह अरुण यादव कांग्रेस से होंगे, अर्चना चिटनिस भारतीय जनता पार्टी से होगी, कृष्ण मुरारी मोघे होंगे, या नंद कुमार के चौहान के बेटे पर भारतीय जनता पार्टी दांव लगा सकती है? मेरे साथ तीन मेहमान जुड़ रहे हैं। धैर्यवर्धन शर्मा है, मीडिया पैनलिस्ट भारतीय जनता पार्टी के। जितेंद्र मिश्रा है, प्रवक्ता कांग्रेस के। योगराज योगेश जी है, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धैर्यवर्धन शर्मा जी, कई दफा बड़ा अजीब होता है दुनिया में, जो आया है वो जाता है और कभी कोई चीजें रुकती नहीं है। नंद कुमार चौहान बहुत ही अच्छे एक लोकसभा के सदस्य रहे, सांसद रहे, लगातार चुनाव जीते, जनता के दिलों पर उन्होंने राज किया। लेकिन अब सीट खाली हो गई है, तो उनकी जगह कौन होगा? यह शाश्वत सत्य है जो आप कह रहे हैं, और वैधानिक सत्य भी है। वैधानिक सत्य इसलिए कि सीट यदि खाली होगी तो निर्धारित समय में चुनाव आयोग वहां पुनः चुनाव कराता है। यह वैधानिक व्यवस्था, कानूनी इंतजामात भारत के लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में है। तो आप चाहे कितने भी गमजदा हों, इसके बावजूद भी उस व्यवस्था का पालन आपको करना पड़ेगा, उसकी तैयारी भी करनी होगी, उसमें भागीदारी भी करनी होगी। अब भारतीय जनता पार्टी इस समय दमोह चुनाव हमारी टारगेट में है, इसलिए उन सब बातों पर अभी कोई विचार विमर्श प्रारंभ किया नहीं है। पर समाचार पत्रों में सुर्खियां हैं, चर्चा का विषय खंडवा का चुनाव बनने लगा है। आज भी तमाम समाचार पत्रों में और आपकी चर्चा में बहुत सारे नाम आए हैं, चाहे अर्चना चिटनिस जी हो, चाहे मोघे जी हो, चाहे कैलाश विजयवर्गीय जी हो, चाहे दीपक जोशी जी हो, अनेक लोग हैं। अब ये सब समाचार पत्रों की कल्पना और संभावनाओं के आधार पर नाम निकाले गए हैं। भारतीय जनता पार्टी में कोई बहुत सिर्फ फटोबल जैसी स्थिति नहीं होती है। इच्छुक लोग उचित स्थान पर अपनी बात रख देते हैं और पार्टी का जो नेतृत्व है वह पैनल पर विचार करेगा, और हमारा जो ऑल इंडिया का संसदीय बोर्ड है, पार्लियामेंट्री बोर्ड, वो उस पर मोहर लगाता है, अंतिम निर्णय कर देता है। और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट को सुरक्षित रखेगी, यह मैं पूरे भरोसे के साथ आपसे कह सकता हूँ। जी, जितेंद्र मिश्रा जी, चर्चा खंडवा लोकसभा की है, दमोह भी बीच में चल रहा है, लेकिन दमोह को अब हम बहुत लगातार उस पर चर्चा कर रहे हैं। खंडवा की चर्चा गर्म हो गई है कि आखिर लोकसभा से कौन होगा। तो क्या एकमात्र चेहरा अरुण यादव है? देखिए मनोज जी,
लोकसभा की चर्चा समाचार पत्रों के माध्यम से एकदम आ गई है सामने। मुझे नहीं लगता है कि चुनाव आयोग अभी कोई निर्णय लेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब तक आदेश नहीं करेगी तब तक चुनाव आयोग कैसे काम करेगा। अभी हमने सुना भारतीय जनता पार्टी के साथी बता रहे थे कि ये होता है और चुनाव खाली होता है। तो अरे, नगर निगम जैसे चुनाव, पंचायतों के चुनाव में कौन सी बाधा आ गई? और जो बाधा इस चुनाव में आई थी वो खंडवा चुनाव में नहीं आएगी, इसकी क्या गारंटी है? भारतीय जनता पार्टी जैसा निर्णय करेगी, चुनाव आयोग उसके आधार पर चलेगा। आपने देखा कल चुनाव आयोग ने कितना कैसा फैसला लिया और कितनी देर बाद लिया, और क्या क्या कमी है उसके फैसले में है, कोई बताने की जरूरत नहीं है। लास्ट रहा सवाल खंडवा चुनाव का, भारतीय जनता पार्टी की समझ में, दमोह में भी आ गया है मनोज जी। भारतीय जनता पार्टी की समझ में खंडवा चुनाव भी आ जाएगा, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी ने वादे कर रखे थे, दीपक जोशी को एडजस्टमेंट की बात करी थी, दीपक जोशी खड़े हो गए कि लाइए एडजस्टमेंट करिए। कृष्ण मुरारी मोघे आ गए क्योंकि उनसे भी फायदा लिया था, उनको भी उन्होंने कोई वादा किया था। इधर नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे भी लाइन में है, अर्चना चिटनिस जी। नंद कुमार सिंह जी को तो जेल गई, लेकिन उनके बेटे को कैसे राजनीति में आगे बढ़ने देगी, ये कुछ छुपा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की अंतर कलह को बताने की जरूरत नहीं है। कितने लोगों को क्या क्या वादे करके कहाँ कहाँ ले गए, किसी से अभी 28 लोगों के जो चुनाव हुए उसमें कैसे टिकट काटे, उन सबको इन्होंने भरोसे में लिया है कि किसी को कहीं एडजस्ट करेंगे, किसी को कहीं एडजस्ट करेंगे। तो कहाँ कितनों को कहाँ कर पाएंगे, इतनी सीट भी नहीं है किसी को एडजस्ट करें जी। नहीं, नहीं, सीट से मेरा मतलब नहीं मनोज जी। तो एक चेयरमैन का वादा करा है, किसी को कोई दूसरी चीज कमीशन में ले जाने की बात करी। 3 लोगों से बातें इन्होंने खंडवा में की है, सामने आ रहे हैं, उठ के खड़े हो गए वो कि आपने तो हमसे प्रॉमिस किया था, अब आप जवाब दीजिए। तो अब जाकर के गले की फांस बनेगा खंडवा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए। और मुझे लगता है कि इस स्थितियों में भी अगर ये जीतने की बात कर रहे हैं, जीतने का दम्भ भर रहे हैं, तो मुझे लगता है या तो इनके पास ईवीएम का कोई रास्ता है, और या फिर ये अहंकार बोल रहा है इनका। जी जी, योगीराज योगेश जी, चर्चा खंडवा की चल पड़ी है। चुनाव तो होंगे, कब होंगे ये पता नहीं। अब जितेंद्र मिश्रा जी तो खैर चुनाव आयोग को ये कहने लगे कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव आयोग है, जब वो तय करेगा चुनाव हो जाएंगे। लेकिन आखिर खंडवा से होगा कौन? क्या बेटी पर भी दांव लगा सकती है भारतीय जनता पार्टी? नहीं, देखिए मनोज जी, बहुत ज्यादा संभावना ऐसी बात की है कि नंद कुमार चौहान जी के बेटे पर बीजेपी भरोसा करे, क्योंकि एक तरह से वो सिंपैथी गेन करना चाहेंगे। और दूसरी बात स्थिति है कि यदि वो कैंडिडेट चयन में लग जाएंगे तो फिर वह बहुत बड़ा मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि वहां से नेचुरल क्लेम कई लोगों का है वहां से, जिनके नामों की चर्चा आपने भी अभी जिक्र किया, अर्चना चिटनिस हो चाहे वो और अन्य लोग हो। तो स्वाभाविक जो एक दावेदारी जो बन रही है वो नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे साहब की बन रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जो पार्टी का जो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं और भी जो अन्य लीडर्स हैं उनके नाम पर सहमत हो जाएंगे। एक चीज और मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के नजरिए से यदि आप बात की जाए तो कांग्रेस का कभी वहाँ कैंडिडेट रिपीट नहीं हुआ। केवल अरुण यादव एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो दूसरी बार चुनाव लड़े थे 2014 में और 2019 में। 2014 में वो जीते और 2019 में वो हार गए। तो केवल कांग्रेस से थोड़ा सा यही है कि वहाँ अरुण यादव के अलावा कोई दूसरा नेता भी नजर आता नहीं है। लेकिन एक माइनस पॉइंट उनके पक्ष में जो जा रहा है कि जो उन्होंने भी कमलनाथ जी से हाल ही में 1-2 महीने पहले जो पंगा लिया है, वो नाथूराम गोडसे के समर्थक को कांग्रेस में जो सदस्यता दिलाई गई थी उसको लेकर सीधे वो कमलनाथ की निशानी पे है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि कमलनाथ जी उन पर कितना भरोसा करते हैं, क्योंकि स्वाभाविक दावेदारी तो बनती है अरुण यादव की बात है, लेकिन उनको टिकट कांग्रेस संगठन मतलब खासतौर पर कमलनाथ जी के नाम पे कितना राजी हो पाते हैं, ये एक देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो अभी तो अपने को वेट करना चाहिए, अभी तो चुनाव तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है। तो अभी स्थिति कैसी बनती है, कौन किसको देता है, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि वेट एंड वॉच की स्थिति है अभी तो। जी जी, लेकिन जैसा आप बात कर रहे थे नंद कुमार चौहान साहब के बेटे की, मैं भी समझ रहा हूं कि शायद और वो भी उम्मीद लगाकर बैठे होंगे, क्योंकि वही है, दुनिया में कुछ भी नहीं रुकता है, सब अपने अपने रास्ते तलाशना चाहते हैं। पर जब नंद कुमार चौहान के बेटे की बात आती है तो फिर कुछ आरोप प्रत्यारोप भी सामने आ जाएंगे। नहीं, बिल्कुल सही बात है। फिर आरोप ये भी लगेगा कि आप
वंशवाद के जो आरोप कांग्रेस पे लगाते चले आ रहे हैं वो बीजेपी भी लगेगा। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि सिंपैथी गेन करने के लिए बीजेपी उन्हीं पे दाव लगाएगी। और ये चूंकि नंदू भैया जो थे वो मुख्यमंत्री जी के बहुत खास रहे और प्रदेश संगठन के भी बहुत खास रहे। मुझे ऐसा लगता है कि प्रदेश संगठन भी और मुख्यमंत्री भी उनके नाम पर सहमत होते दिखाई देंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। जी जी, धैर्यवर्धन शर्मा जी, सवाल बड़ा खड़ा कर दिया जितेंद्र मिश्रा ने। जितेंद्र जी कह रहे हैं कि चुनाव तो आप लोग तय जब करेंगे तब हो जाएंगे, अभी हम क्या बताएं। उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया था कि बीजेपी को बड़ी समझ है ऐसा और वैसा, तो हमें तो उपचुनावों की समझ भी थी। ये भले ही कितनी भी बात करते रहे, कोई कसर छोड़ दी जाए इन्होंने उटपटांग बातें करने में, कितनी भी कटु आलोचना की हो, कितना भी विषाक्त वातावरण बनाने का प्रयास किया, पर आखिरकार चुनाव तो हम ही जीते, क्योंकि जनता को हम पर भरोसा है। हम अहंकार में बात नहीं करते, हम सेवा का जो संकल्प है उससे हमारे अंदर एक आत्मविश्वास उत्पन्न होता है कि लोगों का आशीर्वाद पाने में हम सफल होंगे। यही हमारा बल है, यही हमारा मनोबल है, यही हमारा तपोबल है। अब इससे अगर इनको तकलीफ होती है तो उसका इलाज तो भारतीय जनता पार्टी के पास है नहीं। और मुझे लग रहा है कि खंडवा का जहां तक मामला है, उम्मीदवार कोई भी हो, वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे लिए जो एक सीट मिली थी उस सीट को यथावत रखने के लिए फिर से जनता वोट करेगी और हमें वो सीट पुनः मिलेगी, गारंटेड मिलेगी। नहीं, लेकिन बात तो हो गई किसी प्रत्याशी की, और बात के साथ फिर नंद कुमार चौहान साहब के जो बेटे की जिनकी हम जिक्र कर रहे हैं, चर्चा ये भी है कि परिवारवाद से आप लोग बचना चाहते हैं। दूसरी तरफ ये है कि कुछ ऐसे आरोप भी सांसद रहते हुए, प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उनके बेटे पर लगते रहे, तो क्या इस पर भी ध्यान होगा बीजेपी का? नहीं, मैंने बताया ना कि अभी किसी भी नाम पर चर्चा करना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। सबकी इच्छा होती है चुनाव लड़ने की, कौन घोड़े पे सवारी नहीं करना चाहता। हर व्यक्ति को लगता है कि उसको जनप्रतिनिधि बनना चाहिए। ये भी दूल्हा बनने जैसा सुख होता है विधायक सांसद बनने का मन में भाव सभी राजनीतिक लोगों के मन में होता है। तो दावेदार बहुत सारे लोग हो सकते हैं, तमाम अनुभवी नेताओं की भारतीय जनता पार्टी पर श्रृंखला है, वे भी दावेदारी कर सकते हैं, उनके पुत्र भी कर सकते हैं, पर अंतिम निर्णय तो नेतृत्व को करना है। तब तक मैंने बताना कि भारतीय जनता पार्टी में कोई बहुत खुल्लम खुल्ला इस प्रकार की बातचीत भी नहीं होती है, मर्यादित तरीके से उचित स्थान पर। मर्यादा को सामने रखते हुए खुल्लम खुल्ला कह रहे थे कि आप लोग तय करेंगे भी नहीं, आपकी पार्टी तय करती है चुनाव आयोग को भी। अब जितेंद्र मिश्रा जी हैं, अगर वो आज तय करके ही आए हैं कि वो कुछ तो अभी विवादित बात करेंगे और भ्रम फैलाने का प्रयास करेंगे आपके इतने बड़े नेटवर्क का सहारा लेकर के, तो एक कुशल प्रवक्ता के नाते मैं कह सकता हूँ कि वो अपना चालाकी भरा एजेंडा पूरा कर रहे हैं। और इस पर मैं क्या कहूँ बताइए। बाकी तो ये चालाकी भरा एजेंडा है क्या? नहीं, देखिए मनोज जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के विद्वान साथी है वो भी समझ रहे हैं, लेकिन अब चूंकि आपने बुला लिया है तो गोल बोल जवाब देना उनकी मजबूरी है। आप ये देखिए, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, लंबा समय आपने पत्रकारिता में बिताया है। 12 से 20 घंटे बाद चुनाव आयोग जवाब आता है कि सील टूटी नहीं है मतपेटियों की, ईवीएम की, तो चिंता की कोई बात नहीं। ये गैर जिम्मेदार जवाब अगर चुनाव आयोग देगा तो आप बताइए हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी। दूसरा सवाल, आप ये देखिए कि 2019 की ईवीएम का वीवीपैट का मिलान आज तक नहीं कर पाई सरकार। ये कैसे भरोसे में ये जनता को ले सकती है? ये कैसे आरोपों से बच सकती है? आप ये देखिएगा कि ईवीएम के भरोसे सारी बात हो रही है। ये जो अभी आपने देखा है, हर्षवर्धन शर्मा जी बोल रहे हैं खंडवा चुनाव को लेके, घोड़े की सवारी, ये दूल्हा बनना चाहता है। अरे ये जन सेवा का माध्यम है, ये कोई घोड़े की सवारी और दूल्हा बनना और जश्न का माहौल नहीं है। एक जनसेवक की जिम्मेदारी होती है, अगर उसको चुना जाता है तो ये कोई उत्साह और उल्लास की चीज नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हर्षवर्धन जी। दूसरी चीज, आपने जो नाम गिना है, भारतीय जनता पार्टी मनोज जी निश्चित तौर पर खंडवा में बचने का प्रयास कर रही है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया, कृष्ण मुरारी मोगे जी को आश्वासन दे चुके हैं ये कि आप लड़ेंगे। अर्चना चिटनीस को एक धड़ा कह चुका है कि आप लड़ेंगे। तीसरा कैंडिडेट जो अभी आपने भाई भतीजे की बात की वो सामने आके खड़ा हो गया।
शिवराज सिंह जी की सहानुभूति उसके साथ है। आप भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब कहाँ से आप लगातार पूछ रहे हैं, वो लगातार बचने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित नहीं, तौर लेकिन पर अरुण यादव जी को लेकर भी क्या ये स्थिति बनेगी कांग्रेस के भीतर? कुछ दिन पहले जैसा ग्वालियर का जिक्र जैसा योगी राज जी भी कर रहे थे, ग्वालियर का जो मसला सामने आया उसके बाद उन्होंने खुलकर मुखालफत की है उस बात की, और कई ऐसे मसले हैं जिसमें ऐसा लगता है कमलनाथ और अरुण यादव आमने सामने आ गए, तो ये जो विरोध है जिस तरह से उन्होंने बात रखी है भारी पड़ेगा उनको? मनोज जी, मैं आपको बताऊं, कांग्रेस ने नगर निगम चुनाव में भी देखा आपने, सबसे पहले अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करने का काम किया था। 2 कैंडिडेट हम जारी भी कर चुके थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस उलझन से नहीं सुलझ पाई। आपने देखा ये लोग आरोप लगाते रहे कि हम दमोह में प्रत्याशी नहीं दे पाएंगे, हम लगातार फंसे हुए हैं, परेशानी का सामना कर रहे हैं। पहली मीटिंग में पहले घंटे में हमने प्रत्याशी दे दिया दमोह के अंदर। खंडवा चुनाव को लेकर भी कहीं कोई संशय नहीं है, सारी चीजें स्पष्ट है। जिस दिन चुनाव की घोषणा होगी उस दिन आपके सामने प्रत्याशी जाएगा। मैं आपको एक चीज बता दूं, जिस तरह के भारतीय जनता पार्टी हवा दे रही है कि कमलनाथ जी और अरुण यादव के बीच में कोई कहीं दरार है या कहीं कोई गलत फहमियां है, बिल्कुल नहीं है। सब लोग एक साथ मिलकर के खंडवा चुनाव की नजर रखे हुए हैं कि जैसे चुनाव की घोषणा होती हम अपने सारे के सारे कार्ड्स आपके सामने रख देंगे। जी योगीराज जी, ये जो विवाद है ये चलते रहते हैं सियासत में, कांग्रेस के अंदर भी होते हैं, बीजेपी के भीतर भी होते हैं, पर सवाल ये है कि यदि जैसे अर्चना चिटनिस का नाम बड़ी तेजी से आगे बढ़ा है, अर्चना चिटनिस है भी ऐसी जिन्हें लोग वहां जानते भी हैं, कई बार चुनाव जीती, मंत्री रही है, और नंदू भैया और अर्चना चिटनिस के बीच में क्या चला ये आप और हमसे सियासत में छिपा नहीं है, तो क्या सबसे मुफीद चेहरा अर्चना चिटनिस का होगा? नहीं, देखिए मनोज जी, यदि बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि बात करें, मैंने पहले भी थोड़ा इशारा किया था कि नंदू भैया के बेटे के नाम पर एक बार गठबंधन में आम सहमति मिल सकती है, लेकिन जैसे यदि आप एक कैंडिडेट गिनने की बारी आएगी तो खंडवा में कैंडिडेट कम पड़ जाएंगे, इतने कैंडिडेट है बीजेपी के पास, और आप उसको चुनना बड़ा कठिन हो जाएगा। कृष्ण मुरारी मोगी की दावेदारी है, वो खरगोन से सांसद रह चुकी है, फिर आप अर्चना चिटनिस का नाम आप ले रहे हो। अब अर्चना चिटनिस के साथ माइनस पॉइंट है कि वो 2019 का चुनाव हार चुकी है विधानसभा, तो ऐसे कैंडिडेट को दाव लगाएंगे बीजेपी वाले, मुझे नहीं लगता। लेकिन दावेदारों की जहाँ तक बात है, बहुत सारे हैं बीजेपी के जो बड़े नामी चेहरे हैं, जो पहले भी प्रभावशाली भूमिका में रह चुके हैं, मंत्री तक रह चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर मुझे ये लगता है कि जब ज्यादा विकल्प आपके पास मौजूद हो और ज्यादा संशय की स्थिति बन जाती है, तो फिर एक सर्वमान्य हल निकाला जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि सर्वमान्य हल के तौर पर नंदू भैया के बेटे बाजी मार ले जाएंगे, मुझे ऐसी संभावना नजर आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं सारे लोगों में कहीं ना कहीं आप माइनस पॉइंट निकाल सकते हो, जितने भी आपने जो दावेदारों के नाम लिए हैं। और बीजेपी में मैंने पहले भी कहा है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत बहुत ज्यादा है वहाँ, तो उनमें से चयन करना बड़ा कठिन होगा, और जब कठिन होगा तो मुझे ये लगता है कि बीच का रास्ता ये निकाला जाएगा। तो ऐसा मेरा संभावना नजर आती है कि नंदू भैया को, चूंकि क्या है कि नंद कुमार चौहान वहाँ के बड़े प्रभावशाली नेता रहे, और पिछले लगातार मतलब केवल एक चुनाव छोड़ दिया जाए तो पिछले वो 6 बार से वहाँ से सांसद रहे बीजेपी में। इतनी बार एक नाम और बीच में कैलाश विजयवर्गीय जी का आया है इसमें योगी जी, और सवाल ये भी है कि आपको याद होगा पिछली दफा जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था तो कैलाश जी लगातार वहां पहुंच भी रहे थे, और एक चर्चा ऐसी भी आ गई थी क्या खंडवा से लोकसभा चुनाव कैलाश विजयवर्गीय लड़ेंगे, लेकिन आखिरकार नंद कुमार चौहान साहब को टिकट मिला, चुनाव जीते भी वो। पर क्या पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद जो स्थितियां दिखाई दे रही है, उत्साहित है भारतीय जनता पार्टी, अब कैसा होगा परफॉर्मेंस ये ठीक हो जाएगा मई में जब रिजल्ट सामने होंगे, लेकिन क्या यदि ठीक ठाक रिजल्ट आते हैं तो कैलाश जी भी एक बड़ा चेहरा है? देखिए, एक बात ये जरूर है कि पश्चिम बंगाल के यदि रिजल्ट बहुत बढ़िया आते हैं या बीजेपी के थोड़े से भी पक्ष में आते हैं, तो ये निश्चित तौर पर आप मान के चलिए कि कैलाश विजयवर्गीय बड़ी भूमिका में नजर आएंगे। और मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि चर्चाएं केवल सांसद के रूप में नहीं चल रही उनकी, मैं एक इशारा दे रहा हूँ, चर्चाएं ये भी चल रही कि वो मुख्यमंत्री के रूप में भी उनकी चर्चा है, हो सकता है नेतृत्व परिवर्तन बदल जाए, लेकिन ये सारी संभावना है, आप इसको केवल आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते। ये बातें तो पॉलिटिक्स में बहुत सारी चलती रहती है, तो हो सकता है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कैलाश विजयवर्गीय एकदम से आके और सांसद का रुख करें, क्योंकि नेचुरल जो सहानुभूति अभी बनी हुई है वो नंदू भैया के साथ है, और प्रदेश का नेतृत्व जो है बीजेपी का, उनकी सहानुभूति भी नंदू भैया के बेटे के साथ है। ये ज्यादातर संभावना नजर ये आती, और बाकी राजनीति जो संभावना का खेल है यहाँ तो कभी भी कुछ भी हो सकता है।
हाँ, वैसे हुआ भी यह है कि जहां सहानुभूति आ जाती है वहां टिकट मिले भी है। उसके बहुत सारे उदाहरण है, चाहे कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की। धैर्यवर्धन शर्मा जी, बात सहानुभूति की आती है तो फिर थोड़ा सा झुकाव उस तरफ हो जाता है, और इस झुकाव के बीच में पश्चिम बंगाल भी बीच में आ जाता है, जिसका जिक्र हम धैर्यवर्धन जी से भी कर रहे थे। कैलाश विजयवर्गीय जी भी एक बड़ा चेहरा है जिनकी चर्चा होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सभी परिस्थितियों पर विचार करती है, सभी दृष्टिकोण में सारे कोण शामिल होते हैं जब प्रत्याशी चयन की बात आती है, और उन श्रेष्ठ लोगों में उस परिस्थिति में कौन सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार हो सकता है, यह भारतीय जनता पार्टी अपने चयन में इस बात को सर्वोपरि रखती है, और उसी आधार पर अपना पैनल तय करके केंद्रीय नेतृत्व को हम भेजते हैं। अभी जितेंद्र मिश्रा जी तो अपनी पार्टी की चर्चा कर नहीं रहे, वो घिसे पटा और रिजेक्ट नाम है अरुण यादव जी का, वो दावेदारी कर रहे हैं। इनके पास तो वहाँ दावेदार भी नहीं है, बहुत बुरी हालत है। और इसके बावजूद भी ये पूरा समय इन्होंने आज की डिबेट में भारतीय जनता पार्टी और ईवीएम को कोसने में लगा दिया, और मेरी बात भी पकड़ ली, क्योंकि जितेंद्र मिश्रा जी वाकपटु हैं, उन्होंने घोड़ी की सवारी और ये सब, ये मैं भी जानता हूँ कि घोड़ी की सवारी में गृहस्थ आश्रम की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी छिपी होती हैं, पर प्रसन्नता भी होती है। ऐसे ही वह जनप्रतिनिधि का दायित्व है, तमाम जिम्मेदारियों के साथ साथ जीवन का वह बेहद प्रसन्नता भरा क्षण होता है। वरना जितेंद्र मिश्रा जी कह दें ईमानदारी से तो इनके मन में कभी इच्छा नहीं चली कि जी जी, अच्छा, ये भी है कि दमोह और पश्चिम बंगाल बहुत कुछ तय कर देंगे मध्य प्रदेश की सियासत। देखिए, मैंने बताया ना कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के जो नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी, संगठन मंत्री जी और तमाम लोग, उन सब परिस्थितियों में क्या बेहतर उस पर विचार करें। अभी समय आने दीजिए, जरूर विचार होगा, हर परिस्थिति पर होगा, और अपनी रिसर्च के आधार पर। जी जितेंद्र मिश्रा जी, बस सवाल मेरा आपसे आखिरी यही है कि एक तो जैसा कह रहे हैं धैर्यवर्धन जी कि आपके पास नेता नहीं है, वही घिसे पिटे नेता है अरुण यादव, ऐसा वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। दूसरी बात यह है कि पश्चिम बंगाल और दमोह बहुत कुछ तय करेगी। देखिए, पहला सवाल तो ये कि धैर्यवर्धन जी को शायद खंडवा के विषय में जानकारी नहीं है। हमारे कई प्रदेश स्तर के नेता जो कि हमारे संगठन में प्रमुख हैं, वो दमोह खंडवा से आते हैं और खंडवा से चुनाव जीते हैं, खंडवा से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, इसलिए इस बात में तो कोई दम नहीं है धैर्यवर्धन जी की। दूसरा सवाल जो है कि पश्चिम बंगाल और दमोह, निश्चित तौर पर मनोज जी बहुत सही सवाल है आपका। पश्चिम बंगाल और दमोह मध्य प्रदेश की राजनीति की दिशा तय करेगी। अभी आपने जो वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं उन्होंने भी इशारा कर दिया है कि कभी कभी इनके नाम भी मुख्यमंत्री चलते रहते हैं, ये हवा में नहीं चलते, इसके अंदर खाने कसरत चल रही है, जो ऊपर कम दिखाई देती है अंदर बहुत दिखाई देती है। और जैसे शिवराज सिंह जी उस कसरत को फेल करते रहे, लेकिन फेल करने से शिवराज जी का विरोध, मुख्यमंत्री का विरोध कम नहीं होता है, अंदर खाने और तेजी से बढ़ता जाता है। नरोत्तम जी उसका उदाहरण है, गोपाल भार्गव जी उसका उदाहरण है, कैलाश विजयवर्गीय जी भी लगातार गोटियां जमाते रहते हैं, आपसे भी छिपा नहीं है, सब लोग जानते हैं। योगी राज जी, कौन सी गोटी चल जाएगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल दमोह बड़े महत्वपूर्ण है? देखो मनोज जी, दमोह का तो कोई मतलब नहीं है। दमोह तो केवल एक सीट से ना तो बीजेपी को असर पड़ रहा है, ना कांग्रेस को असर पड़ रहा है। वहाँ किसी के हारने से न किसी को वैक्सीन मिलेगी, ना कोई आइसोलेशन में जाने वाला। लेकिन पश्चिम बंगाल का आप 100% मान के चलिए कि आने वाले दिनों में कैलाश विजयवर्गीय बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका में होंगे बीजेपी में। ये 100% सत्य बात। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का, क्योंकि मध्य प्रदेश की में चुनाव होना है। सबसे पहले दमोह का चुनाव है, जिसकी तारीख भी तय है, कैंडिडेट भी तय हो गए हैं, लेकिन अब नजरें खंडवा की तरफ बढ़ने लगी, चर्चा खंडवा की होने लगी। खंडवा से कई ऐसे नाम है, बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की, लेकिन दोनों पार्टियां तय करेगी कि उनका प्रत्याशी कौन होगा। पर सवाल यही है, क्या पश्चिम बंगाल भी तय करेंगे कि मध्य प्रदेश की सियासत कहां जाएगी, खंडवा से कौन होगा प्रत्याशी और कौन तय करेगा? तो नजरें रहेगी खंडवा से कौन। इतना ही मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए एंकर पर।